स्वागत है साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। इस वीडियो में हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य होता क्या है और वाच्य के प्रकार कितने हैं और वाच्य हम परिवर्तन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वाच्य की बात करते हैं। नाम से ही लग रहा होगा सुना सुना ये वाच्य। वाच्य जो है ये वच से बना है और अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब बोलने से है, ठीक। तो और सरल शब्द में देखें तो जो ये वाच्य है, वाच्य ये वाचन करने से संबंधित है और आप सभी जानते हैं वाचन करने का मतलब बोलना होता है ना। ये वाचन करने से संबंधित है, ठीक। तो वाचन क्या होता है, हम बोलते हैं ना। तो हम क्या कुछ बोल रहे हैं, तो बोलने की एक कला ही ये। कहने का मतलब ये कि जब हम कुछ बोलते हैं, जब हमारे पास बोलने के लिए कुछ विषय होता है वो हमारा वाच्य में आता है, ठीक। तो यहाँ से जो बात निकल कर के आई वो क्या आई कि वाच्य जो है वो ये बोलने का विषय होता है। यहाँ से जो सही बात आई निकल कर के वो ये कि ये बोलने का विषय होता है, ठीक। तो हम बोलते क्या हैं, इसी को हम वाच्य में पढ़ेंगे। और बोलते समय सबसे पहले जब आप भाषा को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमने बोला, बोलने के बाद फिर हमने जाना कि जो हमने बोला है, जो वाक्य हमने कहा, जो बातें हमारे द्वारा कही गई, जो ध्वनि हमारे द्वारा हुई, उस ध्वनि में जो शब्दों का समूह है जिससे एक वाक्य बनता है, उस वाक्य में कोई एक ऐसा शब्द होगा जो उस वाक्य का मुख्य कर्ता धर्ता होगा, बिना उसके वाक्य अपूर्ण होगा, उसको हमने कर्ता कहा, ठीक। बाकी जो हमारे वाक्य में शब्द आए वे उस वाक्य को, वैसे तो जितने शब्द वाक्य में आते हैं वे सब वाक्य को पूरा करने के लिए ही आते हैं, सबके अपने अपने कार्य हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो यहाँ से क्या बात निकल करके आई, जो वाक्य हमारे पास था, जो हमने बोला, जो वाक्य बना, उस वाक्य में कोई कर्ता था, कोई क्रिया, कोई कर्म, कोई विशेषण, ये सब सारे कार्य हो रहे थे। तो जो कर्ता होता है वो संज्ञा सर्वनाम ही होता है। तो उसमें हम अभी यहाँ पर हम अब डायरेक्टली फिर आ जाते हैं वाच्य की तरफ। तो ये तो हमने जाना। तो जो हमारा वाच्य होता है, वाच्य बोलने का विषय होता है। तो कोई भी जो बात बोली जाएगी वो तीन तरीके से बोली जा सकती है। क्या क्या? जो पहली बात होगी जिसमें जो कर्ता होगा वो मुख्य होगा, ठीक। क्या होगा ये? मुख्य भूमिका में। जो कर्ता होगा वो मुख्य भूमिका में होगा, ठीक। इसके बाद जो दूसरा होगा वो कर्म को मुख्य भूमिका में रखा जाएगा, ठीक। मुख्य भूमिका में, ठीक, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा होगा उसमें हम देखेंगे वहाँ पर जो भाव होगा, जो हमने कहा वाक्य, उस वाक्य का जो भाव मुख्य होगा उसको प्रधानता दी गई रहेगी। तो यहाँ पर जो भाव है उसकी मुख्य भूमिका होगी, ठीक है ना, मुख्य भूमिका में होगा, ठीक। इतना समझ में आया? इसका मतलब जो वाक्य बोला जाता है, जो वाच्य है, बोलने का विषय है, वो तीन प्रकार से बोला जा सकता है। कैसे? पहले में कर्ता मुख्य होगा, प्रधान होगा, दूसरे में कर्म मुख्य होगा, प्रधान होगा, और तीसरे में भाव को प्रधानता दी जाएगी। तो यहीं से जो ये मिल करके बने, यहाँ से तीन क्या क्या बने, यहाँ से वाच्य के तीन भेद निकल करके आए। कौन कौन से निकल करके आए? तीन भेद। वे तीन भेद जो हैं वो अगर हम देखें, इनको मिला दें, इनको, तो यहाँ से जो भेद बना वो भेद बना कर्तृवाच्य। क्या बना? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और यहाँ से भाववाच्य, ठीक। ये इतना समझ में आया?
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका जो पहला अक्षर है इसी से पता चल रहा है कि यहाँ कर्तृवाच्य, इसका मतलब यहाँ पर कर्ता प्रधान। ठीक, ऊपर यही हमने चर्चा किया। कर्मवाच्य तो यहाँ पर कर्म प्रधान। ठीक, और भाववाच्य में ना तो कर्ता होगा प्रधान, ना कर्म ही प्रधान होगा, यहाँ पर भाव को प्रधानता दी जाएगी। अभी केवल इतना जानिए, अब हम एक एक करके अभी सबके बारे में जानेंगे भी। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, तो यहाँ से जो परिभाषा निकल करके आई वो ये आई, कर्तृवाच्य ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाए, जिसमें कर्ता मुख्य भूमिका में रहे, वो हमारा कर्तृवाच्य कहलाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो केंद्र होता है वाक्य का, वो जो कथन का केंद्र होगा, जो हमारे द्वारा कही गई बात है, जो वाक्य है वो कही गई बात है, कथन है वो, तो कथन का जो केंद्र होगा वो कर्ता होगा, इसमें कर्म होगा और इसमें भाव होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये बात समझ में आई। तो अब कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है, पहले वो भी बता दें इसी से लगे हाथ, ये कि ये जो है इसको हम, ये जो कर्तृवाच्य आपका लिखा हुआ है ये तो हम कर्तृवाच्य कहते ही हैं इसको। ठीक, यही आपको कहीं कहीं अकर्तृवाच्य भी मिल जाता है। ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ से एक भी आप जानते रहिए कि जो कर्तृवाच्य होगा उसमें कर्ता की बात की जाएगी, जो अकर्तृवाच्य होगा मतलब जिसमें कर्ता को प्रधानता ना दी जाए, जो कथन का केंद्र है वो कर्ता ना हो करके भाव या कर्म होगा। तो यहाँ पर जो ये अकर्तृवाच्य होता है, अकर्तृवाच्य में ही कर्मवाच्य और भाववाच्य ये भी आते हैं। ठीक है ना, और इसी को हमने अलग अलग यहाँ बताया है। ठीक, तो आप यहाँ से कभी आपको मिल जाता है कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, तो वहाँ पर आप परेशान नहीं होंगे। कर्तृवाच्य का मतलब जिसमें हम कर्ता को प्रधानता देंगे, हमारा जो कथन होगा, जो हमारे द्वारा कही गई बात होगी, उसमें हम मुख्य रूप से कर्ता को ही ध्यान में रखते हैं। और जो अकर्तृवाच्य होगा उसमें दो होंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता दी जाएगी और जो भाववाच्य होगा उसमें भाववाच्य को प्रधानता दी जाएगी। अब हम पहले तीनों को एक एक करके जानेंगे। ठीक है ना, तीनों का एक एक उदाहरण देखते हैं, उसके बाद फिर वाच्य परिवर्तन करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य, इसका जो उदाहरण होगा, अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में हम देखें, हमने कहा मोहन पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। तो अब देखिए यहाँ पर यदि मोहन को हटा दिया जाए तो पत्र लिखता है, ये जो वाक्य है इसमें कार्य कौन कर रहा है ये नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर ये जो पूरा ये वाला वाक्य का ये दो पार्ट में है और ये पूरी तरीके से इसी पर निर्भर है। ठीक, तो यहाँ पर जिस वाक्य में सबसे पहले कर्ता शब्द आता है और उसी के द्वारा कार्य किया गया रहता है, वहाँ पे हम कर्तृवाच्य कहेंगे। ठीक, और जो हमारा कर्तृवाच्य होगा उसमें जो पहला शब्द होगा वो हमारा मुख्य रूप से संज्ञा या सर्वनाम ही आता है। ठीक, जैसे इसका जब हम दूसरा बनाएंगे, दूसरा उदाहरण इसी के स्थान पे हम कह सकते हैं, और वो क्या होगा, वह, हमने कहा यहाँ पे वह पत्र लिखता है। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पर जो वह है वही आपका यहाँ पे ये कर्ता है और ये सभी आपके ये इसी पर आश्रित है।
तो ये जो हमारा वाक्य मिला, मोहन पत्र लिखता है, यहाँ हमें ये वाक्य मिला और यहाँ से एक बात निकल करके आई कि जब भी हमारे पास कर्तृवाच्य होगा तो कर्तृवाच्य में एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी, जरूर होगी, और एक कर्म भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ से आपको ये एक बात ये क्लियर कर लेनी चाहिए कि क्योंकि अभी तुरंत जो कर्मवाच्य होगा उसमें कर्म को प्रधानता दी जाएगी, तो कर्म क्या होता है उसको भी जानना जरूरी होता है। कर्ता तो हमने जान लिया जो कार्य करता है, ठीक, जो हमारे द्वारा कहा गया कथन है, जो हमने वाक्य कहा उसमें जो मुख्य भूमिका निभा रहा होता है, जिसके द्वारा कार्य किया गया होता है, कथन का जो केंद्र होता है, अगर वहाँ पर कर्ता है तो हमारा कर्तृवाच्य कहलाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से एक बात ये क्लियर हुई कि कर्ता जरूर रहेगा कर्तृवाच्य में। ठीक, लेकिन ये जो ये इसकी बात कर रहे हैं यहाँ, ये कर्म है, तो हम पहले, और ये हमारा जो है वो क्रिया है। ठीक, यही तुरंत, और ये करता है। ठीक, यहाँ से जो बात सामने आ रही वो ये है कि कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है और कर्म भी रहता है जब हम कोई एक कर्तृवाच्य लिखते हैं। कर्तृवाच्य में कर्म हो या ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले मैं, अब आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा ना, तो अब कर्मवाच्य की तरफ चलने से पहले मैं कर्म बताऊँगा। किसी वाक्य में आपने कर्ता जान लिया, क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से हमें कार्य के होने के बारे में पता चलता है वो हमारा क्रिया, वो क्रिया कहलाती है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे हम कर्म को जानेंगे। कर्म के लिए आपके पास दो तरह की दुविधा होगी आपके पास। अभी एक दुविधा आएगी, क्या, ये लिखा है मैंने कर्म, ठीक, और कर्म के बारे में आपने सुना होगा ऐसा एक वाक्य, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही भरता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे ये वाक्य यहाँ लिखा भी गया है, यहाँ पर पत्र जो है वो कर्म है। ठीक, तो यहाँ पर तो कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम कहते हैं जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो दो बात आई। पहले क्या, जब हम दर्शन की दृष्टि से देखेंगे और कर्म को शाब्दिक अर्थ की तरफ से देखेंगे तो यहाँ से जो बात निकल करके आई वो जो कर्म होता है वो कार्य ही होता है। ठीक है ना, कार्य ही होता है या फिर कार्य के बराबर होता है। ठीक, लेकिन जब हम इसको व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे, जब हम इसको हिंदी व्याकरण में ले आएंगे, यहाँ पर जब हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखेंगे, ठीक, व्याकरणिक दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे तो जो ये हमारा कर्म होगा वो कर्म ये होगा कि जब किसी वाक्य में कर्ता जो कार्य कर रहा है, कर्ता के कार्य करने का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो हमारा कर्म कहलाएगा। जब किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पर मतलब यहाँ जिस शब्द पर, ठीक, ये वो शब्द होगा जिस पर पड़ता है वो हमारा वह कर्म कहलाएगा। ठीक, ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही आपको दुविधा होती है कि अधिकतर हम कह लेते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, वो वाला कर्म, और यहाँ पर तो ये पत्र है, वह पत्र लिखता है, यहाँ पत्र है, तो यहाँ पर दो है। तो ये वाला जो है ये दर्शन के हिसाब से या सामान्य कथन जब हम कहते हैं तो वो है। ठीक है ना, यहाँ पर ये कार्य ही कर्म होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जब किसी वाक्य में जो कार्य किया जा रहा है,
कार्य करते समय जिस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिस शब्द पर, वो हमारा कर्म कहलाएगा। अब यहीं से पहले मैं आपको, यहीं से अब एक बात और आती है, वो भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। जो कर्म होता है वो देखेंगे आप, क्रिया, पहले इसका संबंध क्रिया से भी है, ठीक है ना। क्रिया हमारी दो होती है, अकर्मक, ठीक, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है ना। ठीक, तो अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो, कर्म ना हो, ठीक। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म हो, ठीक, जिसमें कर्म की उपस्थिति हो, या जो क्रिया है, या क्रिया और कर्ता का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, ठीक। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ। तो यहाँ से यही एक बात और बताते चल रहे हैं, ठीक है ना। तब हम कर्मवाच्य पर चलेंगे, क्योंकि इसको बिना जाने हम कर्मवाच्य जान नहीं पाएंगे। कर्तृवाच्य तो हमें जानना आसान है, लेकिन पहले हम कर्मवाच्य से पहले ये सब जान लें, ठीक। तो यहाँ पर जो अकर्मक क्रिया है उसके लिए ऐसा आप कहेंगे कि जब हमारे पास कोई वाक्य आए और वाक्य में क्या या किसको प्रश्न लगाकर उत्तर ना मिले, उत्तर ना मिले, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, ठीक। और इसके लिए सकर्मक के लिए यही बात होती है, जिस वाक्य में क्या या किसको लगाने पर उत्तर मिलता है और वो उत्तर सार्थक होता है, मिलता है। कौन सा? सार्थक उत्तर, ठीक है ना, अभी वो भी बताएंगे। सार्थक उत्तर, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। अब आपको तुरंत ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्मवाच्य में हमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया जानना जरूरी है। बिना हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया को जाने कर्मवाच्य को नहीं, कर्मवाच्य हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें कर्म को ही बाहर लाना पड़ता है। तो जिस वाक्य में हमें क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ मिले वो हमारा सकर्मक क्रिया, और जिसमें हमें नहीं मिले वो हमारा अकर्मक क्रिया, ठीक। यहाँ से ये एक वाक्य देख लेते हैं और उदाहरण से समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये अकर्मक और सकर्मक को, ठीक। हमने एक वाक्य लिखा, क्या वाक्य लिखा? हमने लिखा कि मोहन खाता है, ठीक। ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ पर एक कर्ता है, एक क्रिया है। मोहन क्या खाता है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। उत्तर हमें जो मिले इसी वाक्य से ही मिल जाए, ठीक। तो यहाँ अगर हम मोहन रख दें और यहाँ अगर हम क्या लगा दें, मोहन क्या खाता है, तो हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम यही लिख देते हैं मोहन फल खाता है, ठीक। तो अब अगर हम देखें ये हमारा मोहन ऐसे ही रहेगा, इसके स्थान पे अगर हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, क्या शब्द, ठीक, हमने लिखा क्या। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं जैसे ही हम क्या लिखते हैं
मोहन क्या खाता है, तो जो इसका उत्तर मिल रहा है वो फल मिल रहा है। तो यहाँ से ये पता हुआ, यहाँ से पता चला कि सकर्मक क्रिया में जो है क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, ठीक। अकर्मक क्रिया में उत्तर नहीं मिलता है, ठीक। अब हम कर्मवाच्य पर चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कर्मवाच्य अब यहीं से हम बनाएंगे, ठीक। कर्मवाच्य अभी हम शुरुआत में ही आपको बताए कि जो कर्मवाच्य होता है हमारा, कर्मवाच्य ऐसा कथन जिसको हम वाक्य कह सकते हैं, ऐसा कथन जिसका केंद्र मतलब पूरा वाक्य उसी पर टिका रहेगा, उसी पर आश्रित रहेगा, जिसका केंद्र कर्म होता है, वह कर्मवाच्य कहलाता है। वह कर्मवाच्य कहलाता है, ठीक। क्लियर हुआ ये? तो कर्मवाच्य जो हमारा बनेगा उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम प्रधानता जो देंगे वो कर्म को ही देंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर जो ये पत्र है यह मोहन के द्वारा लिखा जाता है। ये वाला जो ये इतना पार्ट है ये पूरा इसी पर आश्रित है। किस पर? हमारे इस पहले वाक्य पर, ठीक, सॉरी पहले पार्ट पर, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से कर्मवाच्य क्लियर हुआ। तो कर्मवाच्य में क्या, ऐसा वाक्य, ऐसा कथन जिसमें जो उसका केंद्र है वह उस कथन पर जो प्रधान शब्द है वह कर्म जब रहेगा तो वहाँ पर हम कर्मवाच्य कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ से क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं भाववाच्य पे। अभी यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं जिससे बात क्लियर हो जाए एकदम, ठीक। दूसरा उदाहरण हम लिखते हैं, ठीक। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, साइकिल राधा के द्वारा चलाई जाती है। हाँ, राधा के द्वारा चलाई जाती है। अब जब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अभी तुरंत हम देखिए, एक पार्ट हमारा ये हो गया और एक पार्ट हमारा ये हो गया, ठीक। दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इसको, और दोनों पार्ट में जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करते समय अगर हम देखें तो जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा ये फर्स्ट वाला वाक्य है, अगर हम इसको देखें तो ये फर्स्ट वाला वाक्य ये सेकंड पर पूरी तरीके से आश्रित है। राधा के द्वारा चलाई जाती है, इस वाक्य में कोई सटीकता नहीं है, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्या चलाया जाता है क्या नहीं। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है, जब हम साइकिल जोड़ देते हैं, साइकिल राधा के द्वारा चलाई जाती है, तो पूरा वाक्य साइकिल पर ही टिका हुआ है, मतलब ये तब ये पूरा एक वाक्य बनता है सही अर्थ देने वाला। तो यहीं से बात निकल करके आ रही है कि हमारा कर्मवाच्य कहलाएगा। और जो हमने अभी बताया आपको, कर्मवाच्य जो होती है वो सकर्मक क्रिया होती है, उसमें कर्म जरूर होता है। और देखिए, अगर अभी आप देखें, राधा के द्वारा क्या चलाई जाती है, साइकिल, उत्तर मिल रहा है ना क्या का। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ। तो जहाँ पर जिस वाक्य में जो कथन है, जो हमारे द्वारा कहा गया वाक्य है, जो हमारे द्वारा कही गई जो बात है, क्योंकि वाच्य बात होती ही है, बोलने का विषय होता है, तो हमने जो बोला उसमें बोलते समय यदि हमारे उस वाक्य में, हमारी उस बात में मुख्य रूप से प्रधानता कर्म को दी जाती है तो वहाँ पर हमारा कर्मवाच्य होगा। और यदि वहाँ पर कर्ता को दिया जाएगा तो वहाँ कर्तृवाच्य होगा। और यहीं से ये भी बताते चलें कि ये जो हमारा कर्मवाच्य होता है वो अकर्तृवाच्य भी कहलाता है। अगर यहीं से क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि क्या
कर्मवाच्य अकर्तृवाच्य कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। ठीक, अब चलते हैं भाववाच्य की तरफ। ठीक, ये क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक, अब तीसरे पर बात करते हैं, और जो हमारा तीसरा है वो है हमारा भाववाच्य। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है भाववाच्य। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो अभी हम पहले इसको ही देख लें, भाव और वाच्य। ठीक, तो यहाँ पर जो भाव है और जो ये वाच्य है, ठीक, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो वाच्य होता है ये बोली गई बात होती है ना, बोली गई बात होती है, बोलने का विषय होता है, या वाक्य कह सकते हैं, इसी को हम कथन भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब जिस कथन में, जिस कहे गए वाक्य में जो भाव है उसका, उससे क्या भाव निकल रहा है, और प्रधानता इसको दी जाती है, किसको? भाव को। वहाँ पर हमारा भाववाच्य कहलाएगा। ठीक, और भाव होता क्या है? जिसको हम महसूस कर सकें। ठीक है ना? तो यहाँ से ये क्लियर हुआ। एक उदाहरण देखते हैं। हमने ऊपर लिखा था क्या? हमने लिखा था, अभी मैं लिख देता हूँ, राधा की बात कर लेता हूँ। ठीक, राधा गीत गाती है। ठीक, अच्छा वो लिखा था मैंने, साइकिल वाली बात थी ना, अभी उसको भी बात कर लेता हूँ। तो राधा गीत गाती है, ये हमारा जो है, अब यहाँ पर हम पहले एक कर्तृवाच्य को देखेंगे। ये राधा गीत गाती है, ये हमारा कर्तृवाच्य हुआ। ठीक, अब जब हम इसको लिख देते हैं, गीत राधा के द्वारा गाया जाता है, तो ये हमारा, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कर्मवाच्य। ठीक, अब हम इसी को लिख देते हैं क्या? राधा जो गीत गा रही है, गीत राधा से गाया जाता है। तो ये वाला जो है ये हमारा, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भाववाच्य कहलाएगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर गाने का जो भाव निकल रहा है, वह जो इसका गाने का भाव है, इसको यहाँ पर प्रधानता दी जा रही है। ठीक है ना? यहाँ से अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारा वाच्य होता है, वाच्य में अगर हम देखें भाववाच्य, भाववाच्य में न कर्ता की प्रधानता होगी और न ही कर्म की। उसमें एक बात सबसे अच्छी ये होती है कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया का भाव जो होता है वो प्रमुख होता है, तो वहाँ पर हम देखेंगे वह भाववाच्य कहलाता है। ठीक है ना? और इसको जो पहचानने का तरीका है ना, वो सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पर जो भाव है, जो कार्य किया जा रहा है, उसको ऐसे लिख दिया जाता है। कैसे? गाया जाता है। ठीक, अगर साइकिल चलाने की बात है तो चलाई या चलाया जाता है। ठीक, और अगर वो चल रहा है तो चला जाता है। ठीक, इसका मतलब ये कि जो हमारे पास क्रिया दिया रहेगा, जो हमारे पास क्रिया शब्द दिया गया रहेगा, उसी क्रिया शब्द में ही हम देखेंगे कि उससे, उसी क्रिया शब्द से ही मिल करके एक वहाँ पर भाव बनाया जाएगा, एक भाव की प्रधानता दी जाएगी। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं क्या, कि अभी देखते हैं, एक वाक्य और लिखते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। क्या अभी हमने लिखा, क्या लिखा? सोहन
नहीं दौड़ता है। ठीक, तो यहाँ जब इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सोहन से दौड़ा नहीं जाता। सोहन से दौड़ा नहीं जाता। ठीक, ये समझ में आया? अब एक बात और यहीं देखेंगे आप, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से एक बात ये निकल करके आ रही, क्या? सोहन नहीं दौड़ता है, ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। सोहन से दौड़ा नहीं जाता है, इसमें भी कर्म नहीं है। इसका मतलब यहाँ से जो बात निकल करके आई वो ये आई कि यहाँ पर हम भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया ही आएगी। अकर्मक हमेशा जो है अकर्मक क्रिया ही आएगी। ठीक, ये क्लियर हुआ? तो यहाँ से परिभाषा जो मिली वो ये मिली कि जो भाववाच्य होगा उसमें जो कथन का केंद्र होगा वो ना तो कर्ता होगा ना ही कर्म होगा, बल्कि भाव होगा। और इसमें कर्ता तो रहेगा लेकिन भाववाच्य में कर्म नहीं रहेगा, हमेशा अकर्मक क्रिया में ही प्रयोग किया जाएगा। और जो क्रिया होगी हमेशा आप देखेंगे जो क्रिया रहेगी वह अन्य पुरुष में रहेगी। ठीक है ना, वहाँ पर कोई और रहेगा। ठीक, ये यहाँ इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब हम वाच्य परिवर्तन पर चलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें ज़्यादा यही समस्या होती है। सबसे पहले हम अगर वाच्य परिवर्तन की बात करें, जो ना समझ में आया होगा कमेंट करके बताइएगा, उसको फिर से बताएंगे। ठीक, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन को अगर हम देखें, फिर से वही बात, वाच्य, मेरा ये मानना है पहले तो आप जो लिखा गया उसके बारे में सही अर्थ जानते रहिए, उसका शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो वाच्य है, यहाँ वाच्य का मतलब वही बोलने का जो विषय। ठीक, मतलब ये कि जो कथन होगा ना, परिवर्तन का मतलब बदलाव ना, बदलना। ठीक, तो जब हम इसको बदलेंगे तो वही वाच्य परिवर्तन कहलाएगा। वाच्य परिवर्तन में हमें जो मिलेगा वो कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य में जब कहा जाएगा तो वहाँ पर कर्मवाच्य या भाववाच्य लिखा रहेगा। ठीक, तो यहाँ से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, कर्मवाच्य से फिर भाववाच्य में और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में। ठीक, भाववाच्य से मतलब एक एक करके सबको सब में बदला जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है, इसको आप बहुत आसानी से देखिए। एक वाक्य लिखा हमने, सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तृवाच्य को ही हम बदलेंगे, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। ठीक, ठीक है ना, और करेंगे क्या? परिवर्तन, बदलाव। ठीक, पहला वाक्य लिखते हैं। लिखते क्या हैं? रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक, तो जो कर्मवाच्य में हम बदलेंगे, कर्मवाच्य को बदलते समय हम ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो बदलने का नियम होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले उसमें कर्म ढूंढेंगे। कर्म कहाँ है? ठीक, और कर्म क्या है? क्या लगा करके प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही हमारा कर्म कहलाता है। ठीक, तो यहाँ से रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, रमेश क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। यहाँ से कर्म के बारे में पता चल गया, यहाँ पर कर्म क्या है? पुस्तक है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर
जो हमारी क्रिया है, यहाँ पर पढ़ने का कार्य हो रहा है, ये क्रिया है। ठीक, ये जो रमेश है ये हमारा कर्ता है। ठीक, तो जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्मवाच्य बनाते समय हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? कर्म को नंबर 1 पर लिखेंगे। ठीक, इसके बाद कर्म को लिखने के बाद एक हम के द्वारा, जिसको हम एजेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? ये हमारा पूरक होता है। ये केवल के द्वारा जो है आकर के जुड़ता है और वाक्य को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम हमेशा कर्म के ठीक बाद जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्मवाच्य बनाते समय हम क्या करेंगे? कर्मवाच्य बनाते समय जो इसका वाक्य होगा, सबसे पहले कर्म लिखेंगे। ठीक, कर्म लिखने के बाद तुरंत पुस्तक, यहाँ कर्म है, यहाँ पर फिर कर्ता लिखेंगे। ठीक, कर्ता लिखने के बाद के द्वारा एक ये शब्द पूरक शब्द है, इसको हम जोड़ेंगे। ये के द्वारा हम जोड़ेंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक, ये हमारा अतिरिक्त शब्द है जो हमें कर्मवाच्य बनाते समय प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर्मवाच्य बनाते समय क्या करते हैं? कर्मवाच्य बनाते समय हम सबसे पहले कर्म लिखते हैं। कर्म लिखने के बाद फिर हम तुरंत कर्ता लिखते हैं। कर्ता लिखने के बाद हम के द्वारा जोड़ने के बाद तुरंत हमारा 3rd नंबर पर ये क्रिया लिख दी जाएगी। ठीक, ये समझ में आया? यहाँ से आपको कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में उसका ये एक स्ट्रक्चर कह दीजिए, एक ढांचा आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक, ये समझ में आ गया? क्या समझ में आया? इसका मतलब अब हुआ क्या कि हम 1st नंबर पर यहाँ पर कर्म को रखेंगे, 2nd नंबर पर कर्ता रखेंगे। ठीक, और 3rd नंबर पर हम क्रिया रखने से पहले एक एजेंट के द्वारा लिखेंगे और ये 4थे नंबर पर आएगा। क्रिया हमारा 4थे नंबर पे आएगा। तो यहाँ से कर्मवाच्य समझ में आ गया होगा ना? और जैसे ही कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में, तो उसके लिए यही ठीक उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। उसको भी बताता हूँ। तो एक वाक्य है और लिखते हैं, ठीक है ना? ये साधारण सा वाक्य था। देख लेते हैं एक वाक्य और लेते हैं कर्मवाच्य से जो है वह कर्तृवाच्य से जो है कर्मवाच्य में। ठीक है ना? अभी तक मैंने यह वह मोहन, सोहन, रमेश, गीता सबको लिया। अब मैं लिखता हूँ जो दूसरा उदाहरण है वो ये, मैंने, वैसे मैं गाना तो गाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने गीत गाया। मैंने गीत गाया। ठीक, इसको कर्मवाच्य में बदलिए, क्या हो जाएगा? अब आपकी तरफ से कहा जाएगा आपने गीत गाया, नहीं, ये तभी आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप बन जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर्म ढूंढेंगे ना। कर्म, हमारा काम क्या है? सबसे पहले हम कर्म को ढूंढें कि कर्म क्या है। तो यहाँ पर कर्म क्या है? ये हमारा कर्म हो गया। ठीक, इसके बाद हमें दूसरे नंबर पर कर्ता ढूंढना है। तो कर्ता कौन है यहाँ पर? ये है। अब यहाँ मैंने आ गया, तो ये क्या है? हमेशा जो कर्ता होगा वो संज्ञा सर्वनाम के रूप में ही आता है। ठीक, अब इसके बाद तीसरे नंबर पर हम क्रिया को ढूंढेंगे। तो ये हमारा क्रिया है। ठीक, ये समझ में आया? यहाँ से तीनों बातें पता चल गई। और हमारा जो नियम है वो क्या है? सबसे पहले हम कर्म रखते हैं, तो हम सबसे पहले कर्म लिखेंगे। और कर्म क्या है? यहाँ पर कर्म क्या है? गीत है, गीत। ठीक, हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर कर्ता रखना है। कर्ता यहाँ मैंने है,
ध्यान रखना है वाक्य में हम वर्तनी का ध्यान रखते हैं। तो ये वाला सर्वनाम है, इसको हम वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गीत, ये मैंने जो है वो मेरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर द्वारा हमें लिखना ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा गीत मेरे द्वारा और ये गाया गया, ठीक। ये क्या हो गया, ये कर्मवाच्य हुआ, ठीक है ना। ये कर्मवाच्य समझ में आ गया होगा ना। तो यहाँ से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल दिए हम, ठीक। अब यहीं से अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब कर्मवाच्य के बाद भाववाच्य आता है ना। तो अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे, ठीक। तो बदलते समय सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम भाव को प्रधानता देते हैं, ठीक। एक वाक्य लिखते हैं, हमने क्या लिखा, यही वाला ले लेते हैं ना, गीत, कर्तृवाच्य बनाना है हमें ना, पहले हम कर्तृवाच्य बना लेना। मैंने, ऊपर जो लिखा है, मैंने गीत गाया, आपने फिल्म फिल्माया ना, इसको भी बदल देंगे अभी, हाँ। दूसरा लिख लेते हैं, इसी से मैंने भूल जाएंगे मान लीजिए। तो आपने, अरे भाई राइटिंग थोड़ी क्या लिखा मैंने, आपने, नाटक करते हैं ना, आपने फिल्म फिल्माया, ठीक। तो यहाँ पर गीत गाने का जो भाव है, क्या भाई, जो गीत गाने का भाव है, जब हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो जो हमारा वाक्य बनेगा वो क्या हो जाएगा, गीत मुझसे गाया गया, गीत मुझसे गाया गया, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिल्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल्म आपके द्वारा फिल्माई गई, हाँ। ठीक। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, और वो क्या है, राकेश को बुला लेते हैं थोड़ी देर के लिए। राकेश भोजन बहुत अच्छा बनाता है, राकेश भोजन बनाता है। तो इसका जो हम बदलेंगे वो क्या बनेगा, वो हो जाएगा भोजन राकेश से बनाया गया ना। ठीक। ऐसे ही और उदाहरण लेते हैं 2-3, ठीक, जिसको हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते हैं। सबसे ज़्यादा क्या, मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्यों, ऐसा ही है क्या, मैं नहीं पढ़ता हूँ।
तो इसका जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, पढ़ा नहीं जाता मुझसे ना, तो क्या हो जाएगा, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर भाव को प्रधानता दी गई है। ऐसे ही ठंड का महीना हो और रमेश खूब नहाए। रमेश ठंड में नहाता है ना, पता नहीं सच में नहाता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रमेश से ठंड में नहाया जाता है। ठीक, ये क्लियर हुआ। रमेश से ठंड भी लिख दिया मैंने ना, ये यही हो जाता है, थोड़ा सा बोलते कुछ हैं लिखते कुछ हैं। रमेश से ठंड में नहाया गया कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से आपने देखा कि जब हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदले तो यहाँ पर कर्म को प्रधानता दी गई। कर्तवाच्य से हमने भाववाच्य में बदला तो भाववाच्य को प्रधानता दी गई। ठीक, तो जब भी हम बदलेंगे कर्तवाच्य से भाववाच्य में तो इसका ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर हम भाव को मुख्य केंद्र में रखेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, अधिकतर ये होता ही है बच्चों के द्वारा, और वो क्या है, बच्चे शांत नहीं रहते हैं। ये स्वभाव है बच्चों का ना, बच्चे शांत नहीं रहते हैं ना, बच्चे शांत नहीं रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बच्चे शांत नहीं रहते हैं, यहाँ पर बच्चों के शांत ना रहने का भाव जो है, अगर हम उसको देखें तो बच्चों के शांत ना रहने का जो भाव है वो क्या है, अभी बता रहा हूँ। इसको जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो वो हो जाएगा बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता। ठीक, ये पूरा हुआ ना, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता ना, तो ये हमारा भाववाच्य में बदला। ठीक, ऐसे एक दो उदाहरण अगर हम और देखते हैं, क्या सुबह सुबह सबको उठने में समस्या होती है ना, या थोड़ा घुटने में दर्द हो या ज़्यादा मोटे हो गए हों, तो उसके लिए वाक्य क्या होता है, क्या, मैं नहीं उठता हूँ ना, कब, सुबह के समय। तो इसका क्या हो जाएगा, जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा मुझसे नहीं उठा जाता, मुझसे नहीं उठा जाता। ठीक, मैं नहीं पढ़ता हूँ, नहीं आप पढ़ते हैं। ठीक, ऐसे एक दो उदाहरण और लेते हैं जो अभी हमारे हाल ही में घटित हुआ, उसको हम जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हो, अगर हम उसका उदाहरण लेकर के समझेंगे तो ज़्यादा जल्दी से और अच्छे से समझ में आएगा ना। तो क्या हो सकता है, कर्तवाच्य से थोड़ा सा अगर हम पारिवारिक स्थिति की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर बात कर लें, नहीं ये नहीं सही रहेगा ना। तो कुछ और, चलो जो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है उस पर बात कर लेते हैं ना। और यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, पक्षी रात में सोते हैं, सोते तो आप भी हैं लेकिन आप रात में जगते भी हैं, पक्षी नहीं जगते ना। पक्षियों में जगता है कोई, जगता होगा भाई,
जो पक्षी जगता होगा उसका नाम बताइएगा। तो क्या हो जाएगा ये? पक्षी। अच्छा, इसको एक बार बदलिए, पक्षी रात में सोते हैं, इसका क्या होगा भाववाच्य? हाँ, तो क्या हो जाएगा ये? पक्षी से रात में सोया जाता है। ठीक, मुझे लगता है बहुत सारा उदाहरण हो गया है ना। एक और कर दें? अधिकतर परिवार में मैं बात कर ही लेता हूँ। सास बहू में झगड़ा होती है तो उसका कारण कौन होता है? मैं यहाँ गलत किसी को नहीं ठहरा रहा हूँ, थोड़ा उदाहरण दूंगा जिससे थोड़ा सा सास रुको भाई, इसको बताऊंगा ज़रूर ना। सास लड़ती है, झगड़ती है ना, लड़ने का मतलब झगड़ा करना। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका भाववाच्य जब हम बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सास से लड़ा जाता है ना। नहीं, थोड़ा सुधार कर देते हैं। सास को हम बहुत सीधा साधा बना देते हैं ना, ये गलत होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हम सास को सीधा बना देते हैं, और वो सीधा कौन होगा? सास लड़ती नहीं है ना, जाने दीजिए, सास लड़ती नहीं है। ठीक, अब सही है। तो यहाँ से जब हमारा वाक्य बनेगा वो क्या हो जाएगा? सास से लड़ा नहीं जाता ना, ये सही है। यहाँ से जो भाव निकल रहा है वो ये है कि सास से लड़ा नहीं जाता, बाकी वो लड़ना चाह रही है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, एक उदाहरण और लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरा उदाहरण होगा, एक सुमित जी हैं, सुमित को ले लेता हूँ। ठीक, क्या सुमित वकालत करते हैं, सुमित वकालत करते हैं ना। अब हम इसको जब भाववाच्य में बदलेंगे तो जो भाववाच्य में बदला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सुमित से वकालत किया जाता है ना। ठीक, सुमित माहिर व्यक्ति हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद अब ये हमने जो देखा, ढेर सारे उदाहरण हो गए ना भाववाच्य वाले ना। अब इसके बाद अब बदल देते हैं कर्मवाच्य से भाववाच्य में, एक बार कर दिया जाए। कर्मवाच्य से भाववाच्य में, या फिर भाववाच्य और कर्तृवाच्य, चलो मिला जुला रूप करते हैं। अब भाववाच्य से और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदल देते हैं। ठीक है ना, बहुत साधारण सा वही करना रहता है जैसे हमने देखा। अब क्या, भाववाच्य से अगर हम चाहते हैं कि हम भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलें तो क्या, भाववाच्य से कर्तृवाच्य। ठीक, एक और बताएंगे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, इसके बाद क्लास ओवर करेंगे। ठीक है ना। तो भाववाच्य से जब हम कर्तृवाच्य की बात करते हैं, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में अगर हमें बदलना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, वही वाले बात साधारण से वाक्य लिख लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा, उन्हीं को फिर हम कर्तृवाच्य में बदल देते हैं ना। लेकिन एक नया उदाहरण लेते हैं। क्या, अधिकतर सभी मामा के घर जाते ही होंगे ना, और नानी जी कहानी सुनाती ही होंगी ना। नानी द्वारा कहानी
सुनाई जाती है। तो इसको जब हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नानी कहानी सुनाती हैं ना। ठीक, ये सही है। नानी कहानी सुनाती हैं, क्यों ऐसा सही है? नानी कहानी सुना लेती हैं ना। पेन क्यों गिर जा रही है भाई? चलो और देखते हैं ऐसे ही एक दो उदाहरण जो डेली लाइफ का लेते हैं, ठीक है ना। दैनिक जीवन का, दैनिक जीवन का क्या? राधा कौन है भाई? बार बार आ रहा है ये। हाँ, राधा को ही बार बार क्यों नाम यहाँ पर बार बार आ जा रहा है? चलो, राधा से तीखा नहीं खाया जाता, नहीं खाया जाता। ठीक, जब हम इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका कर्तृवाच्य जो बनेगा वो क्या होगा? राधा तीखा नहीं खाती है, राधा तीखा नहीं खाती है। ठीक, समझ में आया ये? एक उदाहरण और लेते हैं, और वो क्या है? हमने कहा दीपक जी से बोला नहीं जाता, से बोला नहीं जाता ना। सही बात है। इसको जब हम बदलेंगे कर्तृवाच्य में तो वो क्या बनेगा? दीपक नहीं बोलते हैं ना। ठीक, ये हुआ। ऐसे ही अब हम एक और लेते हैं। अब हम कर्मवाच्य से, अभी तक तो ये भाववाच्य से कर्तृवाच्य में था, अब भाववाच्य से हम क्या करेंगे? सॉरी, कर्मवाच्य से, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलेंगे। ठीक, और ये आपको समझ में भी आएगा, ये बहुत सरल होता है, ठीक है ना। इसके लिए एक अच्छा सा वो भी है, फॉर्मूला भी है, सूत्र भी है ना। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए हम देखते हैं क्या, पहले एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है? चलो राकेश को फिर बुलाते हैं। राकेश के द्वारा राकेश के द्वारा क्या भोजन बनाया गया। ठीक, जब हम इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो कर्तृवाच्य में बदलने के लिए जो नियम है वही वाला हम अप्लाई करेंगे। और वो अब इसमें देखें हम तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। राकेश के द्वारा भोजन बनाया गया, जी इसको हम जब कर्मवाच्य में लिखेंगे यहाँ पर जो राकेश हैं ये मुख्य कार्य कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो राकेश वाली बात है ये सबसे पहले आई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर कर्म का कार्य कर रहा है, और ये वाला जो है ये कर्ता वाला है। ठीक, तो इसका जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? भोजन राकेश बनाते हैं ना।
जब ये ऐसे लिखा रहेगा। और जब ये ऐसे लिख दिया जाए, कैसे, ये ऐसे, क्या, भोजन क्योंकि हम कर्मवाच्य जब लिखते हैं ना तो उसको सबसे पहले कर्म ही बाहर पहले लिखते हैं। तो यहाँ भोजन राकेश के द्वारा बनाया गया ना, ये सही वाक्य हुआ। और जब हम इसको पूरा करेंगे तो यहाँ पर भोजन राकेश के द्वारा बनाया गया, तो जब हम इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो जो हमारा कर्तृवाच्य बनेगा वो क्या बनेगा, कर्तृवाच्य हमारा बनेगा राकेश ने भोजन बनाया। ये दोनों में देखिए कैसे परिवर्तन हुआ है ना, केवल लिखने के तरीके से बदलाव की वजह से बदल गया ये ना। तो यहाँ से जो बात निकल करके आई, वो जो फॉर्मूला बना वो क्या है कि जब हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया ना। और कर्ता को लिखने से पहले ये ने जो आया, ये क्या है, कारक चिन्ह है। तो इसके कर्ता के अनुसार जो कारक चिन्ह लगेगा उसका भी हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो उसको भी हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कर्ता, कर्ता के बाद कारक चिन्ह, कारक चिन्ह के बाद तब कर्म तब क्रिया, ठीक। ये क्या है, ये है आपका, ये आपका फॉर्मूला है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने का, ठीक। ये क्लियर हुआ होगा। एक दो उदाहरण और देखते हैं फिर क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है ना। हमने कहा पुस्तक, पुस्तक क्या हुई, पुस्तक फाड़ दी गई, किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा। पुस्तक बच्चों के द्वारा लिखी गई, भाई बच्चे भी पुस्तक लिखेंगे ना। तो जब हम इसको बदलेंगे क्या हो जाएगा, इसको हम बदलते समय जैसे ही बदलेंगे वो क्या होगा, बच्चों ने पुस्तक लिखा, ठीक। ऐसे ही सरल सा एक और क्या, और वो ये है कि अभी जल्दी में बजट पेश हुआ था, उस पर बात कर लेते हैं। बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया ना, वही करते हैं, वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया, पेश किया गया, ठीक। अब हम इसको जब हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो वही बात ढूंढेंगे, पहले किसको ढूंढेंगे, कर्ता को। कौन है, ये हैं कर्ता, क्या कर रहे हैं, बजट को पेश करते हैं। ये यहाँ पर ये पूरक शब्द आता है, और ये पेश करना क्या है, ये क्रिया है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, नंबर एक पर कर्ता लिखा जाएगा, इसके बाद नंबर 2 पर ये, फिर नंबर 3 पर ये, और इसका हम लोप कर देते हैं, ठीक। तो जो नया वाक्य बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, वो हो जाएगा वित्त मंत्री ने, क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, ठीक। समझ में आया ये। अब आशा करते हैं आपको
वाच्य से संबंधित जितनी भी बातें थी वो समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए होंगी तो फिर से आपको एक बात बताता हूँ, वो क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या बात समझ में नहीं आई ना। और इसके साथ साथ कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको भी बताइएगा, उसमें सुधार करेंगे और अगली बार आपके सामने जब उपस्थित होंगे तो कुछ और अच्छे से आपको समझाएंगे। कहीं अगर समझने में आपको कठिनाई हुई होगी तो आप उसको भी बताएंगे और इसको आप पढ़ेंगे, दोहराएंगे और आप पाएंगे कि आपको वाच्य अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको परीक्षा में इससे संबंधित जो भी प्रश्न दिया जाएगा आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।